कर दे स्टार्ट। सर ठीक है सर, लाइव हम आज कर दें सर स्टार्ट। चलें जी, आज का लेक्चर फिर हमारा ओरल अल्सरेशन और कॉमन कॉजेज ऑफ ओरल अल्सरेशन हम डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे ऑब्वियसली कंपोनेंट्स हैं, बट जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द कॉजेज। मैं ट्रीटमेंट भी डिस्कस करूंगा थोड़ी बहुत, आई जस्ट टच दोज एरियाज, बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना वो कॉमन कॉजेज है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद इट। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। दीज आर द एरियाज दैट विल बी कवरिंग। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को हम अभी आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। तो दिस इज वेरी ब्रॉड, बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें सिस्टम्स आ जाते हैं जिसको हमें कवर करना है, बट आई ट्राई टू कीप इट ब्रीफ लाइक आई सेड। लेकिन जितना हम कवर कर सकेंगे कोशिश करेंगे कि हम करें। सो चलते हैं आगे। सो ओरल अल्सर की डेफिनेशन क्या है, प्राइमरीली उसको हमने डिफाइन करना है। ओरल अल्सर हम तब डिफाइन करते हैं, हम उसको ये कहते हैं कि दिस इज अ ब्रेक द एपिथेलियम। हम सारे जानते हैं कि वैसे ओरल म्यूकोजा और स्किन के बैरियर्स में थोड़ा सा फर्क होता है। एक एपिथेलियम का लेयर जो होता है वो मिसिंग होता है ओरल म्यूकोजा के अंदर, लेकिन बाकी सारे लेयर्स जो होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं। और इसके अंदर जब ब्रेक इस म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाए, व्हिच मींस कि सरफेस डिनोडेशन हो जाए या डिसइंटीग्रेशन हो जाए, उसकी वजह से एज अ रिजल्ट नेक्रोसिस हो जाए, तो उसको हम अल्सर का टर्म दे देते हैं। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर टर्म्स जो हम ओरल मेडिसिन यूज करते हैं, ओरल पैथोलॉजी में यूज करते हैं। और उसके अंदर सबसे कॉमनली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एरिदीमा एक टर्म है जो हम यूज करते हैं, दैट मीन रेडनेस। कभी कभी रेडनेस को इरोजन के फॉर्म में भी हम डिस्क्राइब करते हैं। इरोजन वो होता है कि अगर सरफेस लेयर रिमूव हो जाए, और वो अल्सर की डेफिनेशन ही होती है दैट इज रेड इन कलर। सो दिस अपीयर्स प्राइमरीली व्हाइटिश और येलोइश इन कलर, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर जो बाकी डेफिनेशन होती है। अच्छा, अभी देखें आवाज आ रही है सही? सर वो कैमरा माइक की ऑप्शन होगी आपके पास, इसमें एक दफ़ा देखें जाके, दबाएं। माइक के अंदर ना 2-3 माइक्स होंगे, उसकी ज़रा सेटिंग चेंज करके देख लें। थोड़ा सा वो हो रही है, आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं कह रहा हूँ ज़रा क्लियर हो जाए। नहीं, ये मैं अपने लैपटॉप की सेटिंग्स में जाके कह रहे हैं आप? नहीं सर, ये स्ट्रीम यार्ड के स्टूडियो में ही कि कैमरा माइक की अच्छा, ऑप्शन आपके पास होगी ना नीचे। हाँ बिल्कुल है सर इस पर क्लिक करें, इसमें। देखें ज़रा ऑडियो माइक्स में चेंज भी हो जाके सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ ये सर, माइक ज़रा ऊपर नीचे करके देखें, आवाज़ शायद क्लियर हो जाए। आ रही है आवाज? अब सही है सर। एक और दूसरा कोई माइक चेंज करें। हेलो। हाँ जी, अब जी नहीं सर अब कम होगी है थोड़ी सी, कोई दूसरा करें ट्राई, हल्की होगी है। अच्छा, या उसी ये तो सर ऊंची होगी है। ऊंची होगी, हाँ लेकिन डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही? जब मैं इसको करूँ आप कहते हैं तो मैं इसको भी चेंज करूँ? हाँ, इसको भी चेंज कर दें सर ज़रा, ये मतलब ज़रा तंग कर रही है, कानों को लग रही है आवाज़। ओके। अब देखें यार, ये बेहतर है? ये सर ये बेहतर है। बोले सही सर है? कुछ 1-2 लाइन बोलें ताकि मैं ठीक है, बस बोले इसके सर बाद मैं ओरल कुछ भी। अल्सरेशन का टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ। देखें जरा, ये ठीक है? इसकी आवाज ठीक है? मुझे तो सही लग रही है। मैं एक दफ़ा चैट में भी पूछ लेता हूँ बाकियों से, इज दिस फाइन। सर वॉइस क्लियर। ठीक है सर, मेरे ख्याल से सही है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, चलें फिर जी आगे सर। चलते हैं। थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ या दोबारा रीस्टार्ट करने की जरूरत है? सर अगर रीस्टार्ट करने ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे ख्याल से शुरू में वो ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही थी, तो पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ ज़्यादा हवा की आ रही थी, पता नहीं किसकी आ रही थी, लेकिन इस तरह लग अच्छा, रहा था कि आप बोल रहे हैं, पीछे आवाज़ भी थोड़ी बहुत हो रही थी। जी ठीक है, चलें फिर मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा। स्टार्ट मैंने ऐसे किया ठीक था, है मैंने कहा था कि आज जो हम डिस्कस करेंगे मेनली हमारा फोकस रहेगा ऑन द कॉजेज ऑफ ओरल अल्सरेशन, बजाय इसके कि मैं आपको और सिस्टेमिक कॉजेज पे ले जाऊं या मैं उनकी ट्रीटमेंट्स आपको बताऊं। वी विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट ब्रीफ, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस एंटरटेन करेंगे।
सो अभी हम इसको देखते हैं कि आगे हमने कैसे इसको डिफाइन करना है और कैसे उसकी फिर टाइप्स हमने देखनी है कि किस तरह डिफरेंशिएट करनी है। सो सबसे पहले द थिंग दैट आई वाज डिस्कसिंग इज द डेफिनेशन व्हाट इज एन अल्सर। जब भी हमारी जो लेयर्स होती हैं, मैं कह रहा था ओरल मिकोजा की, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम द स्किन, और स्किन के अंदर 5 लेयर्स होते हैं, ओरल मिकोजा के अंदर 4 लेयर्स होते हैं, उसके अंदर जो स्ट्रेटम लूसिडम होता है वो मिसिंग होता है। लेकिन द पॉइंट इज कि जब इसमें डिनोडेशन हो जाए या फिर इसके अंदर ब्रेक इन एपिथेलियम आ जाए, डिसइंटीग्रेशन हो जाए सेल्स की, या फिर नेक्रोसिस हो जाए, तो फिर इसको एक टर्म दे देते हैं ओरल अल्सर की। ओरल अल्सर मैं आपको ये बता रहा था, दैट इज यूजुअली येलोइश और व्हाइटिश इन कलर एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम the rest of the things that occur in oral medicine. For example, erythema. Erythema is a definition which means कि reddish एक appearance आ गई है या लाल उसका एक सुर्खी सी नजर आती है. That can be on any part of the oral mucosa. खासतौर पे fungal infections के अंदर जो superficial fungal infections उसमें reddish हो जाती है. But ulcer usually whitish या yellowish होगा, और उसके अंदर necrotic जो component होता है ना, उसकी वजह से mainly वो yellowish होता है, या फिर pus discharge की वजह से epithelial tissue से वो yellow appear करता है. ठीक है, आप सबको आवाज आ रही है होपफुली। सो कॉजेज की अगर हम बात करें, उसके अंदर मेजॉरिटी कॉजेज जो आ जाती हैं, सबसे कॉमनली हम अगर डिस्कस करें दैट इज ट्रोमैटिक। ट्रोमैटिक का मतलब ये है कि इट मे बी मैकेनिकल, इट मे बी केमिकल, और इट मे बी फिजिकल। अब ये वो ऐसी चीजें हैं जो अक्सर औकात देखी जाती हैं। इट इज हाईली अनलाइकली कि किसी को ना अल्सरेशन की कंप्लेन आई हो। आई थिंक बहुत कॉमनली ये शिकायत लोगों को फील होती है, और सबसे कॉमनली जो है वो ट्रोमैटिक होता है, विच मीन्स किसी को चोट लग जाए या मैकेनिकल ट्रॉमा हो जाए। मैकेनिकल ट्रॉमा के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो भी मैं डिस्कशन आपके साथ जारी रखूंगा, बट ये मैकेनिकल और केमिकल ट्रॉमा के अलावा इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल herpes वायरस इन्फेक्शन। herpes वायरस इन्फेक्शन एक्सट्रीमली कॉमन बहुत सारे लोगों को होती है, खासतौर पे यंगर एजेड इंडिविजुअल्स के अंदर, बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि बहुत कॉमन होती है। जो मेरे अपने पर्सनल केसेस है मैंने देखे मेरी एक्सपीरियंस में, या तो बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं हर्पीज की, या फिर एक मिडिल टू लेट एडल्टहुड के अंदर, यानी टीनेज से जब एग्जिट कर रहा होता है इंडिविजुअल, उस वक्त उसको दोबारा हर्पीज की प्रॉब्लम आ सकती है। रिकरेंट एप्टस स्टोमाटाइटिस अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज। इसके अंदर भी एक ऐसी पोटेंशियल होता है कि वो रिकर करते हैं, अल्सर्स दोबारा बार बार फॉर्म होते हैं, तो हेमाटोलॉजिकल हमारे पास कॉजेज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कुछ ऐसी सिस्टेमिक कंडीशंस की जिसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका अल्सर्स फॉर्म हो जाता है, ल्यूकीमिया इज वन कंडीशन जिसके अंदर हम कहते हैं कि कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल, या फिर हम बात कर लेते हैं वेगनर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस की, एक और ऐसी कंडीशन जिसके अंदर किडनीज प्राइमरीली इफेक्ट होते हैं। सो बहुत सारी ऐसी कॉजेज हो सकती हैं, और उसके अंदर ऐसी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। अच्छा, एक और कॉज जो ट्रोमैटिक के अलावा जो बहुत कॉमनली लोग प्रेजेंट करते हैं जिसके साथ वो अक्सर ये कहते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज जीआईटी। जीआईटी के इश्यूज के अंदर फॉर एग्जांपल बहुत कॉमनली जो अनडायग्नोज चीजें रहती हैं उसकी वजह से ओरल अल्सरेशन आ रही हो सकती है, और हम उसको रिपोर्ट गलत कर देते हैं। दैट इज बिकॉज हमारे एंड पे इसकी डायग्नोसिस सही टाइम पे नहीं होती। सो दैट इज अनदर कॉज। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जो स्किन को भी अफेक्ट करते हैं और इंट्राओरल कैविटी या म्यूकोजा को भी अफेक्ट करते हैं, और उसको हम एक टर्म दे देते हैं म्यूकोक्यूटेनियस ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स या फिर विजाइकोबुलस लीजन। सो वो भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसको हम डिटेल में ज्यादा नहीं देखेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा कि उसके अंदर भी हमारे ओरल अल्सर्स बहुत कॉमनली फॉर्म हो जाते हैं। प्लेथरा ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसके अंदर वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर हम देखेंगे ड्रग्स बहुत कॉमनली, अगेन वन ऑफ द कॉजेज कॉमनली, क्योंकि ड्रग्स इतना कॉमनली हमारे मुल्क में जरा ज्यादा यूज होते हैं, ओवर द काउंटर हर किसी को मिल जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, और उसकी वजह से एक साइड इफेक्ट जो देखा गया, अक्सर लोग हमारे पास विजिट कम करते होंगे, बट ड्रग्स के कॉन्सिक्वेंस में उनको अल्सर्स बहुत कॉमनली फॉर्म हो जाते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर भी कभी कभी अल्सर्स बन जाते हैं, वेरी रेयर बट स्टिल कभी कभी हो सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर कभी कभी ऐसी शिकायत आ सकती है। मेलिग्नेंसीज अगेन HIV के पेशेंट्स के अंदर, जो एड्स जो पेशेंट सफर कर रहे हो उसके अंदर भी बहुत कॉमनली अल्सरेशन की कंप्लेन आ सकती है। अदर्स बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो इम्यून मीडिएटेड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लूपस एरिथमेटोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर ऐसी शिकायत आती है और वो स्किन को भी अफेक्ट करती है। सो वो भी हम थोड़ी सी जरा टच करेंगे, बट जनरली हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आगे हम इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद रिकरेंट एप्टस स्टोमाटाइटिस। रिकरेंट एप्टस स्टोमाटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर नाम से ही वाजे हो रहा है कि उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, विच मीन्स कि इसके अंदर रिकरेंस होगी, इट विल हैपन अगेन एंड अगेन,
एक पैटर्न को फॉलो करेगा जिसको हम एप्थस कहते हैं। एप्थस का एक लिटरल अगर हम डेफिनेशन देखें, दैट मीन्स कि येलोइश सेंटर होगा और उसके सराउंडिंग एक रेड सा मार्जिन होगा। वेरी कॉमनली सीन, बहुत अक्सर आपने अपने पेशेंट्स में भी देखा हो सकता है, या फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि अक्सर जो आपकी फैमिली मेंबर्स को ये शिकायत आती हैं, अगर वो रिकरेंस में है, दैट मीन्स इट मे बी लेबल्ड एज रास या रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस। यूजुअली क्या होते हैं, स्मॉल अल्सर्स होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, मार्जिन इनके राउंड होंगे, और इसके अलावा रेडिश जो मैंने आपको बताया मार्जिन होते हैं। सो इनकी अपीयरेंस ऐसी होगी जैसे आप देख सकते हैं तीन पिक्चर्स के अंदर, बट डिफरेंट प्रेजेंटेशन किसी भी साइड को अफेक्ट कर सकता है, और तीनों जो टाइप्स हैं उसकी हम अभी डिटेल में बात करेंगे। सो ये हमारे अपने एक पेशेंट थे। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आई रन अदर प्रैक्टिसेस एज वेल वहाँ पे, तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी दिस माइट बी फिस्टुला या साइनस ट्रैक्ट, बट दैट इज नॉट द केस। ट्रॉमा की वजह से दिस इज अ कॉमन साइट, कभी कभी जिंजुआ के ऊपर या जो केराटिनाइज सर्फेसेस होती हैं उनके अंदर भी रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस के डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सो व्हेन आई एम सेइंग कि तीन टाइप्स हैं इसकी, तीन वो मेन टाइप्स जो हैं, दोज आर बेस्ड ऑन साइज, ड्यूरेशन एंड सेवेरिटी। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं, एक माइनर होती है, एक मेजर होती है, और तीसरी जो टाइप होती है दैट इज कॉल्ड हेपेटिफॉर्म। हेपेटिफॉर्म का कोई लेना देना इन्फेक्शन से नहीं है, बट इट अपीयर्स लाइक कि हर्पीज की इन्फेक्शन के बायस जो शिकायत बन जाती है दैट इज हेपेटिफॉर्म रास। सो ये उसकी अपीयरेंस उससे बहुत मिलती है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द हर्पीज वायरस। सो वी हैव टू बेयर दैट इन माइंड व्हेन वी लुक एट दीज पिक्चर्स। अच्छा, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि जब हम इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, वी शुड नो कि इसके अंदर हम एक हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हिस्ट्री के अंदर हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है, आप उसको देखते हैं, एंड देन आप उनसे पूछते हैं कि क्या पिछले अरसे में कभी उनको ये छालों की शिकायत बनी है कि नहीं। नाउ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ एन अल्सर इज छाला इन उर्दू, ठीक है। तो ये हमें माइंड में रखना है। एंड छाले की जो शिकायत होती है अक्सर इन पेशेंट्स के अंदर या इन इंडिविजुअल्स के अंदर बहुत कॉमनली होती है, विच मीन्स कि ये सिर्फ एक दफा प्रेजेंट नहीं कर रहा, इनकी पहले भी ऐसी शिकायत आई है। सो इट इज वेरी कॉमनली सीन इन दीज पेशेंट्स कि इनके अंदर पहले भी इसकी हिस्ट्री हो। सेकेंडली अगर देखा जाए तो इसके अंदर इनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, विच मीन्स कि इनके बड़ों में भी ऐसी शिकायत आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बल्कि ये देखा गया कि ट्विंस के अंदर भी हिस्ट्री देखी गई है कि उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फेमिलियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फैमिली के अंदर इट विल बी पास्ड ऑन, बड़े से छोटे के अंदर। अच्छा, इसकी और क्या कॉजेज या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं? कभी ये रिसर्च ने पॉइंट आउट नहीं किया कि रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस जो है दैट इज बिकॉज ऑफ अ सिंगल रीजन, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये क्यों हो रहा है। बट देर आर अलॉट ऑफ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो तो उसके अंदर इंसिडेंस या प्रेवलेंस इसकी बढ़ जाती है, विच मीन्स कि इसके अंदर चांसेस ज्यादा है। सेकेंडली, हीमेटोनिक डेफिशिएंसी के अलावा ट्रॉमा भी कभी कभी देखा गया है लोकल कॉजेज के अंदर कि ट्रॉमा की वजह से ये बार बार रिकर करें किसी इंडिविजुअल के अंदर, ऑल्दो कि नॉन डेफिनेट कॉज ऑफ ट्रॉमा हमें नहीं नजर आ रहा, फिर भी कभी कभी हम उसको रास का लेबल दे सकते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स पेशेंट्स ले रहे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ऐसे ड्रग्स आ सकते हैं जो फोलिक एसिड की डिप्लीशन कर रहे हो या फिर वो आयरन की डिप्लीशन कर रहे हो और उसकी कॉन्सिक्वेंस में अल्सर जैसे बन जाए। सो दीज आर ऑल द कॉजेज जो हमें पता है कि हम इसकी वजह से एसोसिएशन दे सकते हैं रास की। अदर कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल जीआईटी डिसऑर्डर्स जो हैं, जीआईटी डिसऑर्डर्स के अंदर ये होता है कि क्रॉन्स डिजीज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन की कंडीशन को अफेक्ट करके जब ये प्रेजेंट करता है उसके अंदर जो मेन कॉन्सिक्वेंस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की मैल एब्जॉर्प्शन हो रही होगी, विटामिन B12 की मैल एब्जॉर्प्शन हो रही होगी, और उसकी कॉन्सिक्वेंस में दोबारा ओरल अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस में बी ड्यू टू सेवरल रीजंस, और अभी थोड़े से और आगे भी हम देखेंगे। स्ट्रेस, वेरी कॉमन रिकरिंग फैक्टर। खासतौर पे आपने सुना होगा कि मैं जी स्ट्रेस में था उसकी वजह से मुझे अल्सर बन गया, सो दैट इज वेरी कॉमन रीजन उसकी वजह से। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है सिसेशन ऑफ स्मोकिंग। सिसेशन ऑफ स्मोकिंग थोड़ा सा कुछ लोगों को ऑड लगता है, खासतौर पे डेंटिस्ट को भी, क्योंकि वो ये कहते हैं अगर कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा तो उसकी वजह से अल्सर्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं। अब जो रिसर्च इसको पॉइंट आउट करती है दैट सेज के स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसके अंदर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, केराटिनाइजेशन हो जाती है, एंड फॉर दैट रीजन वहाँ पे अल्सर्स बनने के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उन पेशेंट्स के जो स्मोकिंग नहीं करते। सो रिसर्च का एक डिबेट है, दैट डज नॉट मीन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आके ये पूछते हैं कि क्या हमें स्मोकिंग इसके बाद शुरू कर देनी चाहिए। सो ऑब्वियसली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
बट स्मोकिंग के अपने ऑन इट्स ओन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स और साथ में कॉम्प्लिकेशंस हैं. सो यस, सिसेशन ऑफ स्मोकिंग की वजह से ये डेवलप हो सकते हैं. ट्रॉमा फ्रॉम बाइटिंग, फॉर एग्जाम्पल किसी को हैबिट हो, देयर इज अ हैबिट ऑफ चीक बाइटिंग, लिप बाइटिंग, किसी को बहुत ज्यादा कॉमन ये आदत हो तो उसकी वजह से कभी कभी उसकी वजह से भी अल्सर्स बन जाते हैं. कुछ एलर्जेंस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसएलएस. एसएलएस इज वेरी कॉमन इन अ लॉट ऑफ टूथपेस्ट. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता लगता कि क्या एलर्जन कौन सा मौजूद है जिसकी वजह से ये शिकायत आई है, बट इट इज बिकॉज ऑफ दीज कॉमन एलर्जेंस जो डिटर्जेंट्स के अंदर भी हो सकते हैं या फिर हमारी बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब टूथपेस्ट के अंदर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो कॉमन ब्रांड्स है उनके अंदर भी हो सकते हैं. सो येस, प्लेथरा ऑफ कॉजेज. और उसके अंदर हमें ये पता है कि हिस्ट्री एक रिकरिंग होनी चाहिए. दैट मीन्स स्पेसिफिक एक उसका पैटर्न होगा, येलिश होगा, सराउंडिंग रेड मार्जिन होंगे, उसकी हिस्ट्री होगी. पेशेंट या इंडिविजुअल या स्टूडेंट जो भी होगा वो आपको ये कहेगा कि बार बार रिकर करें, बार बार बनते हैं जी, साल में 2 से 3 बार बन जाते हैं, ये पिछले साल भी बने थे, जब भी स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस का एपिसोड आता है तब बन जाते हैं. सो यू हैव टू बेयर दैट इन माइंड कि ऐसी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट कर सकते हैं. फेजेस होते हैं डिफरेंट, वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स. ये एक अंडरग्रेड के लेवल का लेक्चर था जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, बट हाउएवर आपको पता होना चाहिए कि इसके फेजेस होते हैं. सो डिफरेंट जो इसकी टाइप्स हैं उसके अंदर डिफरेंट उसका टाइम ड्यूरेशन होता है जिसपे वो खत्म हो जाता है. क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है. बहुत सारे लोग इस चीज से तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं जी बार बार मुसलसल बन रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सो एब्सेस अल्सर्स जो हैं व्हिच मींस कि येलोइश सेंटर सराउंडेड बाय वेल डिफाइंड रेड मार्जिन जो होते हैं, दे कैन बी सीन इन मल्टीपल डिजीजेस. और उसके अंदर कॉमनली जो आपके सामने नाम आ रहे हैं अभी उसको हम डिस्क्राइब करेंगे. HIV, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स के अंदर. साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया, अगेन अनदर कंडीशन जिसके अंदर फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स होते हैं. और उसके अंदर भी बहुत कॉमनली ओरल अल्सर्स जो फॉर्म होते हैं वो रिकरेंट एपिस स्टोमेटाइटिस की तरह होता है. देन वी हैव अनदर कंडीशन, बेशेट सिंड्रोम. ये दिस इज अनदर कंडीशन या एक डिजीज जिसके अंदर हमें पता है कि स्किन भी अफेक्ट हो जाता है, उसके अलावा आईज अफेक्ट हो जाती हैं, जेनिटल्स अफेक्ट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ ओरल अल्सरेशन की इंसिडेंस हो तो फिर हम इसको लेबल दे देते हैं बेशेट्स का. तो स्किन को भी अफेक्ट कर रहा है, आईज को भी कर रहा है, जेनिटल्स को भी कर रहा है और ओरल कैविटी को कर रहा है. दिस इज बेशेट सिंड्रोम. बहुत कॉमनली ये टर्किश डिसेंट में है, बहुत कॉमनली सिल्क रूट एरियाज के अंदर है, चाइना के अंदर, इजिप्ट के अंदर, उन लोगों के अंदर कॉमनली देखा जाता है, जॉर्डन के अंदर. बट पाकिस्तान के अंदर इट इज रेयर. यस, आई हैव कम अक्रॉस अ केस जिसके अंदर मैंने देखा था कि बेशेट सिंड्रोम है, उसकी पिक्चर मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ. बट फॉर सम रीजन ये बाकी मुल्कों में ज्यादा है एंड इट इज नॉट कॉमनली सीन इन आवर इंडिविजुअल. अच्छा, मैजिक सिंड्रोम अनदर डिजीज जिसके अंदर हम देखते हैं कि कार्टिलेज का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जेनिटल्स को भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और इसके अंदर जो अल्सर्स बनते हैं दोज आर लार्ज इन साइज. स्वीट सिंड्रोम, अगेन ये भी एक स्किन की प्राइमरी कंडीशन होती है. इसके अंदर कभी कभी ओरल अल्सर्स बनते हैं, लेकिन अगर बनते हैं तो दोज रिजेंबल द रिकरेंट एप्टिस स्टोमेटाइटिस. मुझे पता है थोड़ी सी शायद इन्फॉर्मेशन मुश्किल हो जाए डाइजेस्ट करने में, सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून. एक और कंडीशन है जिसको हम फापा कहते हैं, और उसका एक निमोनिक दैट स्टैंड्स फॉर पीरियोडिक फीवर. इसका मतलब कि फीवर होगा, रिकर करेगा एवरी वीक और एवरी 2 वीक्स दिस फीवर रिकर्स लाइक अदर डिजीजेस. उसके अलावा इसके अंदर जो अल्सर्स बनते हैं यूजुअली ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होते हैं, मुंह के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं, गला खराब होने की शिकायत होती है विच मीन्स कि फेरेंजाइटिस होता है. इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स हो जाता है. सो दीज आर ऑल द फीचर्स, और नाम याद रखने के लिए इसको PFAPA या फापा भी बोलते हैं. ठीक है, सो द P इज साइलेंट. अच्छा, तो 3 टाइप्स होती हैं, इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं. सो दिस इज वन ऑफ दोज टाइप्स. इसके अंदर क्या होता है कि टंग की जो वेंट्रल सरफेस है उस पर ये बहुत कॉमनली मल्टीपल इन नंबर बन जाते हैं. अक्सर ये नंबर में 10 से ज्यादा, 20, 25 ज्यादा होते हैं, और इनकी जो रिजेंबलेंस होती है ना, दैट इज टू herpes वायरस इन्फेक्शन. उसके अंदर भी यंग इंडिविजुअल्स के अंदर जनरलाइज्ड अल्सर्स बन जाते हैं. सो herpetiform जो नाम इसको दिया गया, दैट इज बिकॉज इट रिजेंबल्स herpes वायरस इन्फेक्शन, और उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है. यूजुअली ये इकट्ठे फॉर्म हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, अपनी जगह पे कोलेस कर जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं, और उसकी वजह से कभी ये प्रॉब्लमैटिक ज्यादा हो सकते हैं. स्कारिंग भी कभी कभी इनके साथ एसोसिएशन हो सकती है. दिस विल बी कॉल्ड मेजर रास, क्योंकि इसके हमें नजर आ रहा है कि 2 अल्सर्स बने हैं सिर्फ, और इसके अंदर जो साइट है दैट इज, वैसे तो ये लेबियल म्यूकोसा है एंड दैट इज नॉन केराटिनाइज्ड सरफेस. यूजुअली जो होता है मेजर रास जो होता है दैट इज दैट प्रेजेंट्स ऑन द पैलेटल सर्फेसेस या फिर जिंजवा पे, जो कि केराटिनाइज्ड सर्फेसेस हैं. सो बहुत सारी साइट्स को अफेक्ट कर सकता है. बट अगेन ये एक ऐसी पिक्चर है जो मेरा ख्याल है आप सबने शायद पहले भी देखी हो,
और बहुत कॉमनली ये प्रेजेंट करती है. सो वी नीड टू बेयर दैट इन माइंड कि इसकी डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं दे मे बी ऑफ एनी टाइप. ठीक है, और ये कभी कभी माइनर का भी लेबल अपना सकता है, कभी कभी मेजर का भी लेबल अपना सकता है. अच्छा, इसके अंदर हम डायग्नोज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराएंगे, विच मीन्स कि नॉर्मल जो सीबीसी होता है, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, वो हम करा लेते हैं. उसमें हमें ये पता लगता है कि हाँ कि इसका क्या कोरिलेशन है हीमोग्लोबिन के साथ कि नहीं. क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये वो डेंटिस्ट्री का वो टॉपिक है जिसके अंदर मेडिसिन को हम बहुत डीपली इंडल्ज करते हैं. सो हीमोग्लोबिन का लेवल देखेंगे, यूजुअली इन पेशेंट्स के अंदर लो हीमोग्लोबिन होता है. ठीक है, विच मीन्स कि जो इसकी रेंज है 12 to 16 मेल्स के अंदर खासतौर पर वो कम होगी, या फिर 10 to 14 भी अगर फीमेल्स के अंदर, इट विल बी वेल बिलो इट. सेकेंडली, सीरम फेरिटिन, आयरन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है टोटल, वो कम हो जाती है इन पेशेंट्स के अंदर. दिस अगेन इज वन ऑफ दोज टेस्ट जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो कम हो जाता है. थर्डली, विटामिन B12 या फोलेट, जैसे मैंने आपको बताया, इसका कोरिलेशन है उन गट डिजीजेस के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, उसके अंदर इनका लेवल डिक्रीज करता है और उसकी वजह से जो एज अ कॉन्सिक्वेंस ओरल अल्सर्स फॉर्म हो जाता है. ठीक है, सो हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग. इसकी ट्रीटमेंट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. अगर हमें नजर आता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल लो है या आयरन डेफिशिएंसी है, तो वी विल ट्रीट दैट. ठीक है, सो फॉर दैट रीजन आयरन के स्टोर्स को हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे. अगर हमें ये नजर आता है कि स्ट्रेस की वजह से ये स्टार्ट हो रहा है, वी विल ट्राई टू रिड्यूस द स्ट्रेस. ऑब्वियसली दिस इज अ फैक्टर दैट कैन नॉट बी वाइप्ड अवे, तो उसकी वजह से कभी कभी हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस के पीरियड का हम पेशेंट को बता देते हैं या इंडिविजुअल को बता देते हैं, जी दिस पीरियड विल गो अवे. जितनी देर तक आपको स्ट्रेस है उतनी देर तक आपको इसकी फीलिंग रहेगी, या फिर ये रिकरेंट एपिस्टोमाइटिस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा है. और अगर कोई एलर्जन डिस्क्राइब हो जाते हैं, अगर पेशेंट कहते हैं पहले बहुत रेयर ऐसा हुआ था जब मैंने कोई चीज यूज की थी और उसके बाद मुझे छाला बन गया था, सो वी विल रिकग्नाइज दैट एलर्जन और उसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे. वैसे हम उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, यूजुअली माउथ वॉशेज हो सकते हैं जिसके अंदर क्लोरहेक्सिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों है. एमलेक्सेनॉक्स पेस्ट, जब मैं यहाँ पे वापस आया था लंदन से, तो मैंने कोशिश किया था पता करने की कि इफ इट इज अवेलेबल, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट. तो एमलेक्सेनॉक्स का मकसद ये होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है, वो कवर भी कर देता है उस एरिया को, तो जिसकी वजह से वहाँ पे पेन नहीं होती. हाइलुरोनिक एसिड अगेन इज अवेलेबल इन पेस्ट फॉर्म या फिर जेल फॉर्म. इसको भी अप्लाई करने से देखा गया कि हीलिंग तेज हो जाती है. सो इमीडिएट ट्रीटमेंट कोई नहीं है, बट इन सारी चीजों से हीलिंग जो है इम्प्रूव हो जाती है, जल्दी हील कर जाते हैं यहाँ से. सो वैसे मेन स्टे थेरेपी क्या है, अगर बाकी आपके रिजल्ट्स फेल हो जाएं या फिर प्रोलॉन्ग्ड आपको नजर आता है कि अल्सर्स फॉर्म हो रहे हैं, द नेक्स्ट ऑप्शन इज टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. बहुत कॉमनली लोग कहते हैं जी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत इजीली अवेलेबल है. इन अदर कंट्रीज इट इज नॉट ट्रू, बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री अब रूल्स थोड़े से बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन फार्मेसी में इजीली हमें ये अवेलेबल है. ओवर द काउंटर आप जाके प्रिस्क्राइब ड्रग ना भी मांगे तो आपको वो दे देते हैं. तो very commonly misused as well, but topical corticosteroids are the mainstay therapy for recurrent epistomatitis. अच्छा, बेशेट सिंड्रोम का थोड़ा सा मैंने आपको बताया, सो वी जस्ट गोइंग टू स्किम थ्रू इट. जिसके अंदर आईज भी अफेक्ट होंगी, जेनिटल्स अफेक्ट होंगे, स्किन अफेक्ट होगी, और ओरल अल्सर्स की जो कंप्लेन होगी, यूजुअली वो पेशेंट या इंडिविजुअल जो होगा वो आपको कहेगा कि पिछले 12 महीने में या 1 साल में उसको इसकी एपिसोड 3 दफा कम से कम आई थी, विच मीन्स कि 12 महीने में 3 दफा उसको मुंह के छाले फॉर्म हुए थे. और उसके अलावा इसके अंदर ये फीचर्स होंगे जो यहाँ पे मेंशन है. कभी कभी बाकी सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन सिस्टम जो CNS है, दैट कैन बी इन्वॉल्व. फॉर सम रीजन देयर कैन बी अदर सिस्टम्स इन्वॉल्व. फॉर एग्जाम्पल GIT कैन बी इन्वॉल्व. sometimes the heart can be involved, intestinal tract can be involved, कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, तो वैस्कुलर एनॉमलीज हो सकती हैं. सो बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसके भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं बहुत सारे. लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल, बट यू शुड नो कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर केसेस. अब इसके अंदर अगर आप देखें बेशेट सिंड्रोम के अल्सर्स जो हैं, दोज आर अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट है अप्रिशिएट करना. बट दीज वाइट एरियाज जो आपको नजर आ रहे हैं टंग के सरफेस पे, लैटरल बॉर्डर पे, दोज आर ऑल अल्सर्स. सो ये कम से कम 5 अल्सर्स जो हैं वो लैटरल बॉर्डर पे नजर आ रहे हैं. एंड इसका एक कॉमन कॉज इज इम्यून मीडिएटेड कंडीशन है. तो बेशेट सिंड्रोम को कंसीडर किया जाता है कि इट मे बी इम्यून मीडिएटेड. अगेन वेरी रेयर इन पाकिस्तान, बट कॉमनली जब यहाँ पे प्रेजेंट करता है तो इस्लामाबाद के साइड पे जरा ज्यादा है, रावलपिंडी वाली साइड पे जरा ज्यादा, इस पे रिसर्च होने वाली ज्यादा. बट जो हमारे पास भी पेशेंट आया था, दैट पेशेंट वाज फ्रॉम इस्लामाबाद. सो इन माय करियर अभी तक आई हैव ओनली सीन 1 पेशेंट ऑफ बेशेट सिंड्रोम.
So, सारे सिस्टम जो बेशेट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी कैटेगरीज ये शो हुई हुई है। डायग्नोसिस इसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। अब जो नया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसका एक स्कोरिंग सिस्टम है, उसकी भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यस जो स्कोरिंग सिस्टम होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसे ये सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट उसकी हो जाती है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि अल्सर्स की जो एपिसोड्स हैं वो 2 से ज्यादा दफा, 3 दफा कम से कम या फिर उससे ज्यादा दफा 1 साल के अंदर प्रेजेंट पेशेंट करता हो उन कंप्लेंट्स के साथ। स्वीट सिंड्रोम वेरी रेयर, नॉट वेरी कॉमन, सो इसको हम स्किप कर देते हैं। ये दिस इज रिलेटिवली कॉमन फापा सिंड्रोम। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फीवर होगा और उसके बाद हमारे पास इसके अलावा नेक स्वेलिंग हो जाती है, गला खराब होने की शिकायत आ सकती है, और उनके अलावा हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि इन पेशेंट्स के अंदर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाती है। सो अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव हो, दैट मींस दिस पेशेंट इज अ पेशेंट ऑफ फापा सिंड्रोम। और इसके अंदर जो अल्सर्स फॉर्म होते हैं दोज रिजेंबल रिकरेंट एप्टिस्टोमेटाइटिस। सो रास लाइक अल्सर्स होते हैं व्हिच मींस कि उसी तरह येलोइश होंगे, सराउंडिंग रेडिश मार्जिन्स होंगे, और उसके बाद ये बाकी सारे फीचर्स हमें नजर आएंगे पेशेंट्स में। अच्छा, अब ये वो वाला हिस्सा है इस प्रेजेंटेशन का जिसके अंदर बहुत कॉमनली पेशेंट्स या लोग निग्लेक्ट करते हैं कि इसकी वजह से होता है, और कॉमनली लोग आपके पास आके कहते हैं कि जी मैदे की शिकायत की वजह से जी छाले बन रहे हैं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि एक और कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और उसके अंदर अल्सर्स नहीं फॉर्म होते। सो लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दैट अल्सर्स उसके अंदर से नहीं बनते, बट यस गट की इन्वॉल्वमेंट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये सारे फीचर्स आ सकते हैं, जिसके अंदर ओरल अल्सरेशन भी एक है। और जो सबसे कॉमनली जो इंटेस्टिनल बाउल डिजीजेस जो है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस जो है उसके अंदर क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है। सो दीज आर दोज कंडीशंस जिसके अंदर ओरल अल्सर्स बहुत कॉमन होते हैं, बट हम इन एरियाज को निग्लेक्ट कर लेते हैं और हम समझते हैं कि शायद वाकई वो जो पेशेंट कह रहा है कि मैदे की बीमारी की वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कभी कभी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जस्ट बेयर दैट इन माइंड, बहुत कम रिसर्च हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, एंड वन ऑफ देम इज फ्रॉम इंडिया। इंडिया भी बहुत आगे हमसे रिसर्च में, बट दे बिलीव के जो उनकी एक रिसर्च थी, रिव्यू आर्टिकल था, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो 100% पेशेंट्स थे उनमें से जो अबाउट 12 to 20% थे उनमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से ओरल अल्सर फॉर्म होते हैं। सो यस इट इज पॉसिबल, बट अगेन इट इज वेरी रेयर। दीज आर मोर कॉमन कॉजेज ऑफ ओरल अल्सरेशन। इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है अफेक्टिंग द लार्ज इंटेस्टाइन, और यूजुअली इन दोनों के अंदर ये फर्क होता है। सो लेट्स जस्ट स्किम थ्रू देम, और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो क्रॉन्स डिजीज और ओरोफेशियल ग्रैनुलोसिस एक टर्म और मैंने वहां पे लिखी हुई थी, जिसको भी आपने देखा होगा। इन दोनों के अंदर जो होते हैं फेशियल फीचर्स सेम होते हैं, ठीक है, बट क्रॉन्स डिजीज वो एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर गट भी इन्वॉल्व हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से फीचर्स बाकी एब्डोमिनल पेन, उसके साथ साथ ब्लीडिंग जो है इन द स्टूल, जिसको हम जो है एक और टर्म मेलेना कहते हैं, उसके अलावा स्टेटोरिया, कभी कभी फैटी स्टूल्स भी हो जाते हैं। बट यूजुअली इसके ओरल मैनिफेस्टेशंस को अगर हम देखें, सबसे ऊपर मेंशन हुआ है अल्सर्स। सो अल्सर्स जो होते हैं इसके बहुत कॉमन होते हैं। उसके बाद इसकी लेबियल स्वेलिंग, लिप की जो स्वेलिंग होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। सबसे कॉमन जो इसके दो ओरल फीचर्स हैं वो ये है, लेकिन अल्सर्स के क्योंकि टॉपिक पे हमें वी शुड नो कि अल्सर्स कैन अकर बिकॉज ऑफ गट डिजीज या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर जो दो डिजीज हैं, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। सो इसके अंदर कभी कभी जो अल्सर्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं एक लीनियर पैटर्न को, विच मीन्स के स्ट्रेट एक लाइन के अंदर अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यूकोजिंजिवल जो जंक्शन है उधर व्हाइट स्पॉट्स हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। वो जो व्हाइट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ना, एक लाइन में है, और वो सारे लाइन में, दिस इज कॉल्ड डीप लीनियर अल्सरेशन। क्योंकि सुपरफिशियली हमें ज्यादा मुश्किल हो रहा है अप्रिशिएट करना, थोड़ा सा गौर से माएंगे तो हमें नजर आएंगे। दिस इज वेरी कॉमन इन पेशेंट्स दैट हैव इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो एक्स्ट्रा ऑरल फीचर्स इसके बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक पिक्चर मैं अपने स्टूडेंट्स को यूजुअली दिखाता होता हूँ, उनको पता हो कि इसके अंदर फीचर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, और उनको इसी तरह वो याद रहता है। सो यस, कॉन्स्टेंटली पेशेंट जो होता है वो क्योंकि एब्डोमिनल पेन में रहता है, उसको सिवियर डायरिया की पेन होती है, कभी कभी ब्लडी स्टूल्स होते हैं, और उसी की वजह से वेट लॉस बहुत कॉमनली उस पेशेंट के अंदर होता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस कभी कभी कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि इसके अंदर भी क्योंकि मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है, एंड फॉर दैट रीजन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन कंट्रीब्यूट टू द
oral ulceration. So oral ulceration is a consequence of malabsorption in Crohn's disease. तो इसके अंदर जो हम यूजुअली ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज डाइट मॉडिफिकेशन. डाइट मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो पेशेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल उनको सूट ना करती हैं उनको हम चेंज कर देते हैं, कभी कभी एलर्जेंस को रिमूव कर देते हैं. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो क्रॉन्स डिजीज के अंदर यूज होती हैं और इट इज़ वेरी हेल्पफुल. ठीक है. अब पारेंटल न्यूट्रिशन भी एक और मौजू है जिसको हम अगेन लाइक आई सेड दिस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, इसलिए लेट्स जस्ट स्किम थ्रू इट. बट और भी बड़े मेथड्स आ गए जिसकी वजह से ओरल अल्सरेशन रिजॉल्व होना शुरू हो गया एंड वन ऑफ देम इज पारेंटल न्यूट्रिशन. ठीक है. सो इसके साथ एसोसिएटेड और थोड़ी सी डिजीज हैं, लेट्स स्किप थ्रू इट. ओरोफेशियल ग्रानुलोसिस का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर यूजुअली वही सारे ओरल फीचर्स होते हैं जो क्रॉन्स डिजीज में होते हैं, बट इसके अंदर एब्डोमिनल फीचर्स नहीं होते. सो ओरोफेशियल ग्रानुलोसिस के अंदर भी ओरल अल्सर्स बहुत कॉमनली होते हैं और उसके अलावा सबसे कॉमनली इसके अंदर लिप स्वेलिंग होती है. लाइक आई सेड अबाउट क्रॉन्स डिजीज, इसके अंदर भी उसी तरह प्रॉब्लम्स मौजूद है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ ओरोफेशियल ग्रानुलोसिस और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फिशर टंग है. इसके अंदर जो कॉबल स्टोनिंग है, कॉबल स्टोनिंग आप इसके अंदर देख सकते हैं, इट ऑल्सो रिजेंबल्स अ बिट लाइक ओरल अल्सरेशन. और निचली पिक्चर के अंदर जो आप रिट्रैक्टर्स के साथ देख सकते हैं उसके अंदर भी ओरल अल्सरेशन थोड़ी सी शायद आप अप्रिशिएट कर सकें कि है लोअर म्यूकोजा के अंदर. सो अ लॉट ऑफ oral features in orofacial granulosis and some of them are oral ulcerations. So corticosteroids again, but इसके अंदर सबसे mainstay therapy जो है वो हम देते हैं intralesional corticosteroid. जिस साइट के अंदर oral ulcers हो या फिर lip swelling हो वहाँ पे intralesional corticosteroids administer कर देते हैं. Another inflammatory bowel disease जैसे मैंने आपको कहा था, तो इसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि oral ulcers जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं. अदर ऑब्वियसली फीचर्स भी होते हैं, बट इसके अंदर जो स्पेसिफिक जो ओरल अल्सर्स हैं, सॉरी देयर इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, बट दिस इज कॉल्ड पायोस्टोमेटाइटिस वेजिटेंस. ठीक है. सो पायोस्टोमेटाइटिस वेजिटेंस के अंदर क्या होता है कि माइक्रो एब्सेसेस, वेरी स्मॉल पंक्टेट अल्सरेशंस नजर आती हैं. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस. सबसे कॉमन टाइप जो अल्सरेशन की अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर है दैट इज पायोस्टोमेटाइटिस वेजिटेंस. एक्सट्रीमली रेयर है वैसे, बट if it happens oral mucosa के अंदर it can present like this. तो एशिया पैसिफिक रीजन में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे रिसर्च थोड़ी सी कम है, बट बहुत कॉमनली जीआईटी कंप्लेंट्स की बायस ये प्रॉब्लम्स आ जाती होती है. ठीक है. सो अदर फीचर्स भी होते हैं. लेट्स जस्ट स्किप थ्रू इट. अगेन अनदर पिक्चर जो मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को दिखाता होता हूँ टू रिलेट अदर सिम्टम्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस. लेट्स मूव ऑन टू समथिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अब मैंने आपको जैसे कहा था कि बहुत ब्रॉड टॉपिक है जो हम बात कर रहे हैं म्यूकोक्यूटेनियस ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स की, बट इट इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, स्पेशली अ फ्यू ऑफ देम जो टॉप पे मेंशन है, द टॉप 4 आर वेरी कॉमन. और इसके अंदर लाइकन प्लैनस जो है, आपने इसका नाम खुद भी सुना होगा, पेशेंट्स ने भी अब काफी रिसर्च इस पे कर ली होती है जब तक वो हमारे पास आते हैं. सो दे नो कि लाइकन प्लैनस क्या प्रॉब्लम है. लाइकन प्लैनस इज एन इम्यून मीडिएटेड कंडीशन जिसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स फॉर्म हो सकते हैं और ये यूजुअली बायलैटरली बकल म्यूकोजा को अफेक्ट करता है. सो बकल म्यूकोजा को जब ये अफेक्ट करता है और इसके अंदर कोई और स्पेसिफिक हिस्ट्री हमें नहीं पता लगती, इट इज मोस्ट लाइकली कि ये ओरल लाइकन प्लैनस. ऑब्वियसली इसका एक प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं हिस्ट्री में अपना, लेकिन बहुत कॉमन है. खवातीन के अंदर जरा ज्यादा कॉमन होता है. अगेन देन वी हैव पेम्फिगस. पेम्फिगस के अंदर ब्लिस्टर्स वैसे फॉर्म हो जाते हैं. अदर जो कंडीशंस हैं उसके अंदर अल्सर्स कभी कभी फॉर्म हो जाते हैं. बट अगेन लाइक आई सेड इन आवर कंट्री रिसर्च इज अ बिट बिहाइंड. थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं रिसर्च में, जिसकी वजह से हम कंफर्म नहीं कर पाते कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से. सेकेंडली इनकी जो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं दोज आर वेरी एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से हम कभी कंफर्म कर चाहते भी हैं लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते क्योंकि दैट इज वेरी कॉस्टली फॉर द पेशेंट. सो यस, अगेन कॉमन कंप्लेंट्स इन ओरल मेडिसिन एंड एज अ फॉर्म ऑफ ओरल अल्सरेशन, बट कभी कभी हमें इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इसको डायग्नोज करने में गलती कर जाते हैं या फिर ट्रीटमेंट हम इसकी गलत स्टार्ट कर देते हैं. अच्छा जी, अनदर मेजर टॉपिक वेरी कॉमन इन पाकिस्तान और सबसे कॉमन जो इसका ओरल फीचर होता है दैट इज ओरल अल्सरेशन. लाइक आई सेड कि लूपस एक ऐसा कंडीशन है जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है. अगर आप किसी भी हॉस्पिटल, डजंट मैटर कि आप कौन सी सिटी में हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल को विजिट करें तो वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा अगर फीमेल पेशेंट्स नजर आएंगी दैट विल बी फॉर लूपस एरिथेमेटोसिस. लूपस एरिथेमेटोसिस इज वेरी कॉमन. इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं. एक वो जो सिर्फ स्किन और ओरल कैविटी को होती है, दूसरी ये जो सिर्फ ओरल कैविटी और स्किन के अलावा
बाकी सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लेती है, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से पेशेंट ऑलरेडी यूजुअली रूमेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा हो सकता है। सो क्या होता है उसके अंदर, एक स्पेसिफिक ये बटरफ्लाई रैश बहुत कॉमन है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बगैर कोई पेशेंट आ जाए तो उसको लूपस नहीं है, बट वेरी कॉमन जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है दैट इज सेंसिटिविटी टू द सन, या सन की सेंसिटिविटी जो पेशेंट को मुंह पे फील होती है, और उसके अलावा ओरल अल्सरेशन एक्सट्रीमली कॉमन। अभी नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ये हमारे एक और पेशेंट जानने वाले हैं, उनका ये प्रॉब्लम आया था। सो उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ओरल अल्सरेशन की अगर हम बात करें तो वाइड स्प्रेड होती है लूपस की, बट इट कैन रिजेंबल लाइकन प्लानस। लाइकन प्लानस मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट करता है, बट उसके अंदर जो है सबसे कॉमनली अगर देखा जाए तो वो बकल म्यूकोजा को बायलैटरली इफेक्ट करता है। हाउएवर इन लूपस इट इज डिफरेंट फ्रॉम लाइकन प्लानस, क्योंकि जो इसके अंदर अल्सर्स फॉर्म होते भी हैं दोज आर यूजुअली यूनिलैटरल, एंड बहुत कॉमनली वो पैलेट को अफेक्ट करता है। सो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लाइकन प्लानस। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे एक पेशेंट थी, लिप्स पे आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक पैटर्न है, और मिडिल में अल्सर आपको फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिस इज येलोइश इन अपीयरेंस एंड इट इज प्राइमरीली हीलिंग राइट नाउ। बट ये पेशेंट थी जिनको हमने टेस्ट कराए थे, एंटीबॉडी टेस्ट हम इसके अंदर यूजुअली कराते हैं, जिसको हम एनाज और इनाज कहते हैं लूपस के पेशेंट्स के अंदर, और ये कंफर्म करता है कि इस पेशेंट में सिस्टेमिक कंडीशन मौजूद है कि नहीं। और कभी कभी ऐसी प्रेजेंटेशन और भी बीमारियों में आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया म्यूकोजेनिक डिस्टिंक्ट डिसऑर्डर्स के अंदर, जिसमें स्किन एंड ओरल म्यूकोजा बोथ आर अफेक्टेड। ठीक है, सो यूजुअली जो दूसरा टाइप है इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ स्किन और ओरल म्यूकोजा को अफेक्ट करती है, दैट इज लेस डेंजरस और लेस एक्सपोनेंशियल, जिसके अंदर रेट उसका कम होता है और वो कम डिजीज कॉज करने के चांस है उसके अंदर। सिर्फ ओरल कैविटी तक कन्फाइंड होगी, सिर्फ स्किन तक इन्वॉल्व होगी, तो उसकी वजह से पेशेंट कभी कभी हेल्प भी नहीं सीख करता। बट कभी कभी अगर इनके भी ब्लड टेस्ट हम कराएं या एंटीबॉडी टेस्ट कराएं तो वो पॉजिटिव आते हैं, दैट इज अ कंफर्मेशन फॉर लूपस एरिथमेटोसिस। सो बोथ टाइप्स कैन एग्जिस्ट, बट यूजुअली ओरल लीजन्स जो हैं जनरली स्पीकिंग आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ देम। जब वो रूमेटोलॉजिस्ट से होके आ जाते हैं, देन दे विल come to an oral physician or an oral medicine specialist. So buccal mucosa, palate, gingiva, lips, सारी साइट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट बहुत कॉमनली पैलेट, जिंजिवा, बकल म्यूकोजा मैंने जैसे आपको बताया यूनिलैटरली इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, सो इसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अच्छा, इसके अंदर भी अगेन जो ट्रीटमेंट होती है, दे आर ऑलरेडी टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर इट, बट कभी कभी ये माना जाता है कि जो सिस्टेमिक जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग इन द ट्रीटमेंट फॉर द लोकल लीजन। तो लोकल लीजन्स के लिए हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देते हैं, कभी कभी टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे देते हैं, कभी कभी कोल्ड सर्जरी, क्रायो सर्जरी हम अप्लाई करते हैं, जिस एरिया को हम कोल्ड करके बायोप्सी कर देते हैं या एक्सेशनल बायोप्सी कर देते हैं। अगर वो एरिया स्मॉल हो तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पे, बट रिसर्च को ऑब्वियसली फॉलो किया जाता है, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। बट यू शुड बेयर इन माइंड कि अगर आपसे ये डायग्नोसिस नहीं किया जा रहा और आपको लगता है दिस इज जस्ट अनदर कॉज ऑफ ओरल अल्सरेशन, इट कैन बी एनीथिंग, तो प्लीज अपने स्पेशलिस्ट को ये फॉरवर्ड कीजिएगा। अच्छा, इन्फेक्शंस की बात करते हैं। वेरी कॉमनली अकरिंग पाकिस्तान के अंदर, दुनिया जहां के अंदर वेरी कॉमनली अकरिंग, और सबसे कॉमनली जो मैंने जैसे आपको बताया वायरल इन्फेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो हर्पीस सिम्प्लेक्स फैमिली जो है, it is responsible for most of these oral ulcerations, usually in younger children. जो पहली आपको पिक्चर on the top नजर आ रही है, that is a hepatic lesion, ठीक है, and that is primary hepatic gingivitis, जो इसकी primary lesion होती है। So let's not go into the further details, but हमें पता होना चाहिए कि infections की वजह से भी बहुत commonly ऐसी कंप्लेंट आ सकती है। उसी तरह अगर आप लिप का अल्सर देखें यहाँ पे, this is taken from a book, the source was a book, और उसके अंदर it is labeled as a syphilitic अल्सर। तो सिफिलिस के अंदर लिप के अंदर बहुत कॉमनली ये अल्सर फॉर्म होते हैं। और जब मैं बाहर पढ़ा था, अगेन लाइक आई सेड, वहां पे हमें ये बताया गया था कि आपने कभी, क्योंकि दिस इज एन एसटीडी, जो सिफिलिस होती है इट ट्रांसफर्स थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, तो उन्होंने ये बताया कि जी आपने कभी इसको निग्लेक्ट नहीं करना है इस एस्पेक्ट को, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये एज की बेसिस पे पहले हो या नहीं। कभी कोल्ड सर्जरी अप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इन्फेक्शंस के अंदर दोबारा यूनिलैटरली आपको नजर आ रहा है कि पैलेट के ऊपर अल्सर्स फॉर्म हुए हैं। दिस इज अगेन येलोइश बट अनलाइकली टू बी रिकरेंट हेपेटोस स्टोमाटाइटिस। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि देयर इज नो रेड मार्जिन,
अल्सर पोस्टीरियर पैलेट पे भी हैं, एक पिक्चर में लेफ्ट साइड वाली जो है, बट ऑन द राइट साइड अगर आप देखें सो उसके अंदर आपको पैलेट पे जनरलाइज्ड एरिथीमा भी नजर आ रहा है, थोड़े से वाइट स्पेक्स भी नजर आ रहे हैं, और मिडिल में थोड़े थोड़े पोर्शन पे आपको अल्सर्स भी फॉर्म होते नजर आ रहे हैं। दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के अंदर अल्सरेशन फॉर्म हो जाना, दिस इज अ बिट रेयर, बट कभी कभी डेंचर इंड्यूस्ड स्टोमेटाइटिस के अंदर जो होती है प्रेजेंटेशन ऐसी हो सकती है। सो डेंचर वेयरर्स जो होते हैं और वो अपनी हाइजीन की अगर खास ख्याल ना रखें, उसके अंदर बहुत कॉमनली ऐसी प्रेजेंटेशन हो सकती है। अगेन अ वेरी वास्ट टॉपिक, वी कांट गो इनटू द डिटेल स्पेसिफिकली फॉर द इन्फेक्शंस, but you should know कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। Again, another infection, but this was a case of mucocutaneous blistering disorder. This is erythema multiforme, और erythema multiforme ये हमारे पेशेंट रेफर हुए थे हमारे पास एक दूसरे स्पेशलिस्ट के जरिए। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरलाइज्ड लिप के ऊपर रेडनेस भी है, अल्सरेशन भी है, एंड दिस पेशेंट वाज इन एक्सट्रीम पेन, एंड जो पेन इनको हो रही थी दैट इज व्हाई दे केम टू अस। सेकेंडली, अल्सरेशन जो जनरलाइज्ड ऐसी होती है दैट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड एनक्रस्टेड लिप्स आर करेक्टरिस्टिक ऑफ एरिथीमा मल्टीफॉर्मे, और एरिथीमा मल्टीफॉर्मे के अंदर यूजुअली ये होता है कि लिप्स को बहुत कॉमनली अफेक्ट करता है और हर्पीज की तरह होता है। सो यू शुड बेयर इन माइंड कि उसकी ऐसी अपीयरेंस हो सकती है। अच्छा जी, अब अगर हम फंगल इन्फेक्शन की दोबारा बात करें, उसके अंदर दो ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं, एक होता है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, एक होती है डीप फंगल इन्फेक्शन। अनफॉर्चुनेटली डीप फंगल इन्फेक्शन वो वाली इन्फेक्शन है जो पूरे मैक्सिलोफेशियल रीजन को अफेक्ट कर सकती हैं, और म्यूकोरमाइकोसिस एक स्पेसिफिक एक ऐसी बीमारी है जो कॉमनली ऐसे पेशेंट्स के अंदर होती है। और ऐसे एक पेशेंट भी हमारे पास आए थे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, उनको रीनल ट्रांसप्लांट भी हुआ था, एंड ऑन हिज पैलेट यू कुड स्मेल दैट हैलिटोसिस, देयर वाज दिस स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल जो आप फील कर सकते थे, और उसको वैसे भी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी। बट द पॉइंट इज कि उनका भी अल्सरेटेड सा एक ऐसा मार्जिन होता है। इन दिस केस इट हैज इरोडेड बोन, अगर आप पैलेट को देखें इट हैज संकन इन, और यहाँ पे अल्सर जो है इट हैज इरोडेड द बोन। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन राइट साइड पे तो पैलेट की उसने तबाही मचा दी है, तो ऑब्वियसली स्पेशल केस है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास रेफर किया गया। लाइक आई सेड, इनको भी हम देख लेते हैं। अगेन आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि सारी वो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, हीमेटोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर ओरल अल्सरेशंस फॉर्म हो सकती हैं, बट यूजुअली स्वेलिंग के साथ एसोसिएटेड होती है। सो अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर और भी फीचर्स होते हैं, बट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की सबसे खासियत ये होती है कि ओरल अल्सरेशन आर वेरी कॉमन। उसके अलावा इसमें एट्रोफिक ग्लोसाइटिस होता है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो एंगुलर कोलाइटिस या लिप्स के कॉर्नर्स पे जो होते हैं एरिथीमा फॉर्म हो जाता है, स्केलिंग हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड एंगुलर कोलाइटिस। ठीक है, सो यूजुअली सीन इन ओल्डर इंडिविजुअल। और इसके अलावा जो सारे फीचर्स इनके पेशेंट्स में आप देखेंगे, दोज आर फटीग, टायर्डनेस, लेथार्जी, नेल्स के ब्रिटल हो जाना, ऐसी कंप्लेंट्स का यूजुअली वो आपको बताएंगे। जल्दी स्लीप कर जाना या रेस्टलेस स्लीप होना, ये दोनों फीचर्स उसके अंदर होते हैं। सो ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर वी ऑलरेडी नो कि बहुत सारे एनीमिया की टाइप्स होती हैं, एंड बहुत सारी एनीमिया की टाइप्स के अंदर से स्पेसिफिकली जो एप्लास्टिक एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब के अंदर ओरल अल्सरेशन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, सो ओरल अल्सरेशन कैन बी ऑफ एनी टाइप इन एनी ऑफ दीज कंडीशंस, एंड इन वन ऑफ देम यू कैन सी कि इस तरह की प्रेजेंटेशन आ सकती है। सिंपल फॉर्म नजर आता है अल्सर का, इट्स नॉट वेरी फैंसी, लेकिन यू नीड टू गेट टू द डायग्नोसिस। अगर आप नहीं डायग्नोसिस तक रीच करें, then get a test done. If you can't get a test done, if you don't know what test to get done, refer to a specialist. ठीक है, ये इसका प्रोटोकॉल होता है। सो इसके अंदर भी यूजुअली एनीमिया के सारे जो एनीमियाज होते हैं उनके अंदर वीकनेस, लेथार्जी, पैलर का कंपोनेंट होता है, और अगेन बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स का अगर रिडक्शन हो जाए, अगर उनका लेवल बिलो चले जाए, लो चले जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलोसाइटोपेनिया। ठीक है, और उसके अंदर भी कभी कभी इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब इन्फेक्शन इंक्रीज होंगी, दैट मीन्स कि उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन इंक्रीज होगी, दैट मीन्स उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन इंक्रीज हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस अटैक करती है बॉडी पे, और उसकी वजह से अल्सरेशन फॉर्म हो सकती है। ठीक है, सो यू शुड बेयर दैट इन माइंड कि उसके अंदर ऐसे अल्सर फॉर्म हो सकते हैं। न्यूट्रोफिलिक डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत कॉमनली अगर टंग के ऊपर ऐसे डिसऑर्डर्स आ जाएं तो वो ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो ये एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। अगेन जो जिंजिवा है उसके ऊपर भी अगेन केस टेकन फ्रॉम अ बुक, लेकिन इसमें अल्सरेशन की टाइप्स के अंदर ब्लड बॉर्न जो डिसऑर्डर्स हैं या हेमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसके अंदर स्पेसिफिक ऐसे अल्सर्स होते हैं
एक में आप देख सकते हैं कि वेल डिफाइंड मार्जिन है बट डीनूटेड एपिथेलियम है, काफी डीप उसका अल्सर फॉर्म हुआ है। इन दी अदर पिक्चर वेल डिफाइंड मार्जिन नहीं है, एरिथेमा जनरलाइज नजर आ रहा है, स्वेलिंग एज सच नहीं है बट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हेल्थ है, और उसके अलावा यहाँ पे सारी जो आपको अल्सरेटेड मार्जिन नजर आ रहे हैं बोथ ऑन द लिप एज वेल एज ऑन द जिंजवा। तो नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, मैं आपको साइक्लिक न्यूट्रोपिनिया के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। इन पेशेंट्स के अंदर यूजुअली जिंजिवाइटिस होता है और रेडिश पिंक्टेट या पंक्टेट जो प्रिक ब्लीड्स होते हैं वो नजर आते हैं, यूजुअली ऑन द लिप्स या फिर ऑन द जिंजवा बहुत कॉमनली, और उसके बाद फिर टंग के डिफरेंट रीजन के अंदर। सो न्यूट्रोपीनिया जो है, जब न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम हो जाए उसके अंदर भी ऐसे हो सकता है। Leukemia another feature, usually इसके अंदर swelling of the gums होता है, swelling of the gingiva होता है, but oral ulcerations are commonly also seen, ठीक है, as seen in these pictures. I think we are done with most of our topic. बस जो इसको अब हम finish करते हैं। So traumatic ulcers की बस बात करें, traumatic ulcers again like I said very common, but इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ इसकी जो reasons हैं, those include trauma due to mechanical reasons, जिसके अंदर हमारे पास ब्रेसेस का कॉम्पोनेंट आ जाता है। जो लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं वो ब्रेसेस पहनते हैं, ब्रेसेस की वजह से कभी कभी लिप पे ट्रॉमा हो जाता है और उसके बायस उनको अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। कुछ लोग जो डेंचर्स पहनते हैं, और आप सब जानते हैं कि डेंचर्स में क्लैस्प्स का बहुत कॉमनली यूज होता है, वायर्स का कॉमनली यूज होता है, उसकी वजह से ट्रॉमा हो सकता है एंड फॉर दैट रीजन वहां पे अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, सो ट्रॉमा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। केमिकल ट्रॉमा की अगर हम बात करें तो दैट मे बी ड्यू टू केमिकल्स एज वेल एज ड्रग्स, और केमिकल्स के अंदर मोस्ट कॉमनली सल्फ्यूरिक एसिड को देखा गया है कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रग्स के अंदर बिस्फॉस्फोनेट्स एक बहुत कॉमनली यूज ड्रग्स है, जिसको हम कहते हैं कि वो कैंसर में यूज किए जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में खास तौर पे, या फिर हाइपरकैल्सीमिया और मेलिग्नेंसी के अंदर यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत कॉमनली ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो ट्रॉमेटिक अल्सर की डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। अब इस स्पेसिफिक केस के अंदर जो हमने खुद सॉल्व किया था, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वेरी वाइडली डिफाइंड मार्जिन के अंदर उसने अल्सर्स नजर आ रहे हैं। दिस इज जस्ट अ सिंगल अल्सर वैसे, बट इट हैज कंप्लीटली डीरूफ्ड द द द मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट मीन्स कि इधर कोई ट्रॉमा हुआ था। जब हमने हिस्ट्री इसके लिए, तो पेशेंट ने ये बताया कि 2 दिन पहले, दिस हैज जस्ट हैपेंड इन 2 days, और 2 दिन पहले इस पेशेंट की जो ट्रीटमेंट हुई थी डेंटल राइट साइड के किसी दांत की, उस डेंटिस्ट ने बाय एक्सीडेंट ऑब्वियसली उस पे ट्रॉमा की वजह से ये कॉज कर दिया। हैंड पीस का जो बर्ड था दैट वाज मूविंग एंड ही पुश्ड इट ऑन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, और उसकी वजह से ऐसी प्रेजेंटेशन हो गई। अच्छा, एक और पिक्चर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो जो उसके एट्रिशन हुई भी है दांतों की, जो राइट साइड पे एक पिक्चर है, एट्रिशन हुई भी है, और एट्रिशन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ एट्रिशन, कांस्टेंट ट्रॉमा जो है दैट हैज फॉर्म्ड अ केराटोटिक लीजन व्हिच हैज अ सेंट्रल अल्सर। अब वो जो अल्सर है दैट इज नॉट टू बी टेकन क्योंकि if a chronic ulcer presents to you जो 3 हफ्ते से ज्यादा वहां पे प्रेजेंट है, that should be cautioned, that should be examined very cautiously, क्योंकि it may be a sign of developing oral squamous cell carcinoma, which brings us to the last topic, necrotizing cellular again another cause जिसके अंदर ट्रॉमा की वजह से नेक्रोसिस हो जाता है, खासतौर पे डिनोटेड बोन के अंदर, बहुत कॉमनली पैलेट के अंदर देखा गया है। उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी भी हो सकती है, कभी कभी ये बायलैटरल हो सकता है। सो दिस माइट आल्सो बी वन ऑफ दोज प्रेजेंटेशन जिसके अंदर ऐसी फीलिंग आए। नेक्स्ट, ब्लड के डिसऑर्डर को हम अभी छोड़ देते हैं। अगेन वन ऑफ द कंसिडरेशंस जिसके अंदर ऐसा भी अल्सर फॉर्म हो सकता है, लेकिन ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की हम बात कर लेते हैं। ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हैज वेरियस फॉर्म्स। एक अल्सर फॉर्म हो जाए, एक्सोफिटिक मार्जिन हो, उसके इवर्टेड मार्जिन हो, ब्लीडिंग वहां से कॉन्स्टेंटली एक्सोफिटिक ग्रोथ हो, एक्सपेंसाइल ग्रोथ हो, वो इंक्रीज करी जाए साइज में, व्हाइट लीजन हो, रेड लीजन हो, ये सारे उसके फीचर होते हैं जब ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की हम बात करते हैं। बट जनरली स्पीकिंग ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा स्टार्ट्स विद अ स्मॉल अल्सर। पेशेंट कभी कभी इसको निग्लेक्ट करता है, ये सोच के कि जी वो एक आम छाला था, और उसकी वजह से वो काफी आगे तक शिकायत चली जाती है। सो you should bear that in mind, it starts with a very small thing but then it progresses to something very huge or humongous. So risk factors के अंदर smoking and alcohol सबसे commonly, especially in European countries, और हमारे मुल्क में भी obviously smoking इतनी common है जिसकी वजह से ऐसी शिकायत आ सकती है। तो अब जो emerging risk factors हैं उसके अंदर
न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, बट येस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इमर्जिंग रिस्क फैक्टर है, खासतौर पे जो सब टाइप जो उसकी जीनोटाइप है 16 एंड 18, दोज आर वेरी लायबल टू कॉज OSCC। ठीक है, सो वी नो नाउ कि सिर्फ स्मोकिंग एंड अल्कोहल आर नॉट द कॉजेज, उसके अलावा भी बहुत सारी कॉजेज होती हैं। ऐसी पिक्चर्स आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल अल्सर और इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल वाइट लीजन, बट इट बिकम्स वेरी एक्सपैंडेड, वेरी एक्सपेंसाइल ग्रोथ हो जाती है इसकी बहुत ज्यादा, एंड फॉर दैट रीजन वहां पे ऐसी शिकायत आना शुरू हो जाती है। सो लिप पे भी फॉर्म हो सकता है क्रॉनिक स्मोकर्स के अंदर, टंग के ऊपर भी फॉर्म हो सकते हैं, टंग मोबिलिटी जो है वो लैक कर सकती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वैसे तो जनरली एरिदीमा है, बट बकल मुकोजा और जिंजिवल जो साइट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वहां पे अल्सर्स भी फॉर्म हुए हैं, मिडिल में एक अल्सरेटेड लीजन भी है, और उसकी वजह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, So treatment usually radiotherapy and maxillofacial surgeons जो हैं those can tell you कि आगे क्या treatment है, usually excision होती है and that is very मुश्किल एक ट्रीटमेंट होती है, और खासतौर पे पेशेंट को समझाना कि उसने ये जो हैबिट की वजह से स्टार्ट की थी उसकी कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ। सो यस इट इज वेरी डेंजरस एंड वेरी थ्रेटनिंग। सो यस आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। काफी इसमें टॉपिक्स जो हैं वो हमने ब्रीफली डिस्कस किए, काफी टॉपिक्स जो हैं वो हमने ब्रॉडली भी डिस्कस किए, बट आई होप कि इट वाज हेल्पफुल टू सम एक्सटेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जी आई थिंक क्वेश्चंस कोई मेरा नहीं ख्याल कोई है वैसे, but yes, we'll wait. What would be the immediate treatment for a patient presenting with painful ulcers? Again, very broad topic. Mohammed Bilal, good question, but very broad topic. Like I said, depends कि बहुत सारी causes हो सकती हैं. So you should know कि उसकी cause क्या है. As long as you're a dentist and you can get to a conclusion कि आप जानते हैं कि इसकी ulcer की type और usually इसकी presentation ऐसी है, या आपकी हिस्ट्री आपको बता देती है कि हाँ ठीक है ये इस फॉर्म में प्रेजेंट करा था, दैट वाज द रीजन, तो आप उसके मुताबिक उसको ट्रीट करेंगे। बट ये जनरली स्पीकिंग हमारा मकसद ये होना चाहिए पेन को रिलीव करना, एंड पेन को रिलीव करने के लिए सबसे कॉमनली जो हम करते हैं दैट इज टू प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे एनेस्थेटिक्स के फॉर्म में भी हैं, एनाल्जेसिक्स के फॉर्म में भी हैं, पेन किलर्स भी हैं, बट यस ऑब्वियसली यू शुड नो कि आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या आपको डिपेंड करने के लिए आपके लिए जरूरी है। सो अगेन लाइक आई सेड, एनाल्जेसिक्स के अंदर बहुत कॉमनली आपने नाम सुना होगा कि जो सोमोजेल है, सोमोजेल के अंदर एनेस्थेटिक होता है, एंड दैट इज वेरी कॉमनली समथिंग दैट पेशेंट्स यूज। सेकेंडली हमारे पास एनजीक्लोर जेल अवेलेबल है, अगेन उसमें भी क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट है, so that can be used. We have some very commonly used topical corticosteroids जो हमारी usually ये चीज होती है, और उसकी वजह से हम इसके पास साथ साथ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है जी, योर ड्रग रेजिम फॉर रिकरेंट एब्सेस स्टोमाटाइटिस। डॉक्टर हमजा, आई विल आंसर योर क्वेश्चन जस्ट आफ्टर दिस। मेरी जो रेजिम है यूजुअली रिकरेंट एब्सेस स्टोमाटाइटिस की, दैट इज आई स्टार्ट विद topical analgesics. I don't start with topical corticosteroids, let me tell you. But if the patient says कि जी हमारे पास already ये problem start हुई थी and I've been using topical analgesics, Somogel मैंने use कर लिया, Enziclor gel use कर लिया, उसके बावजूद मुझे problem रह रही है, then I move on to something that is more commonly known as topical corticosteroids. So topical corticosteroids हमारी वो होती हैं, and yes, you need to keep these patients on follow up. जब तक आपको follow up का नहीं पता होगा तब तक आप आगे तक एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद ये ऑप्शन पे जाएंगे। बट यस, लेट मी टेल यू कि मैंने कभी रिकरेंट एब्सेस स्टोमाटाइटिस के पेशेंट्स के अंदर अभी तक, जो कि वेरी कॉमन कंप्लेंट है, उसके अंदर मैंने कभी अभी तक जो है सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड या सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं प्रिस्क्राइब की। डॉक्टर हमजा, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आपने ये पूछा है कि oral manifestation with COVID-19. Yes, I've been trying to read on this. Unfortunately, I haven't been able to find any proper articles on this, but क्योंकि अभी we are still at a very early stage, but yes, somebody forwarded me a picture, किसी को positive test result आया था and they forwarded me a picture, वो मैं नहीं चाहता भी मैं किसी को show करूं, but
फिर भी लेट मी जस्ट टेल यू कि वो जो द पैलेट इट वाज वेरी रेड, alarmingly red, fiery red, and the soft palate and the uvula they were inflamed a little bit. But वो patient की ये complaint थी mainly कि positive test आने के बाद भी it is inflamed, it is very irritable that posterior part, और उसके अंदर specific कोई ulcers नहीं थे. So irritation थी उस patient को, probably itching की complaint शायद थी. This is not very commonly seen in these patients, but yes, constant coughing क्योंकि उनके अंदर होती है. Patient के अंदर redness, posterior soft palate and uvula were inflamed and there was redness on it. Probably I'll share it to you privately, sir. मैं आपको ये भेज दूंगा. So next question, I think gonorrhea से related Dr. Zaid ने पूछा है. Yes. So gonorrhea, yes, can have oral manifestations. Like I said, we are lagging in research. According to me, yes, in your book as well, जो अंडरग्रेड की बुक्स होती हैं उनके अंदर भी ये मेंशन हुआ है कि गोनोरिया के अंदर ओरल अल्सरेशंस भी हो सकती हैं. कभी कभी इट इज ओनली एरिथमेटस लीजन्स या रेड लीजन्स फॉर्म हो जाते हैं, बट यस गोनोरिया के अंदर ओरल लीजन्स होते हैं. एंड अगेन इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है, थोड़ा सा इसके अंदर स्टिग्मा है, बट यू शुड बेयर इन माइंड के दिस इज सेंसिटिव टॉपिक. बट एक प्रैक्टिस होती है दैट इज कॉल्ड फिलेशियो, सो दैट इज ओरल सेक्स, और उसकी वजह से कभी कभी oral features जो होते हैं those are different from other oral manifestations. So yes, gonorrhea can have oral manifestations. ये डॉक्टर साहिबा का सवाल आया. I think she is asking if there's an MDS in Pakistan. MDS जो है नहीं, MDS जो है पाकिस्तान में oral medicine में नहीं है. So I think this should be a topic for another day. MDS oral medicine में पाकिस्तान में नहीं है जी. मेरा MSc is from University College London, UK. Next question जी, how much use of corticosteroid can be used? देखिए, as long as you're a specialist, you know what dose to use. ठीक है? So corticosteroids, yes, they can be dangerous, but to a very minimal extent. कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो मैंने देखे हैं जिसके अंदर corticosteroids का जितना मर्जी यूज कर लें, it's not harmful at all. But sometimes yes, corticosteroids, that is why बाकी मुल्कों में जो है वो हम कम प्रिस्क्राइब करते हैं या ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है. So corticosteroids के वही साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो यूजुअली सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के होते हैं. इसीलिए आपको ये माइंड में रखना है कि जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो अपने साइड इफेक्ट्स वही रखते हैं जो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं. एंड फॉर दैट रीजन यू शुड ऑलवेज मॉनिटर द पेशेंट. ठीक है? और फंगल इन्फेक्शंस, यस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन नहीं होती. ठीक है? यू वेलकम जी, वेलकम. थैंक यू फॉर लिसनिंग. आई थिंक वी आर डन. You're welcome, ji. Welcome. Any other questions? Thank you, जी. I'm very glad कि आप सबने बड़ा attentively मेरा lecture सुना और मुझसे बड़े important questions पूछे. Thank you, Dr. Farooq. Please अगर आप आ जाएं वापस मेरे ख्याल से. MDS जो है नहीं, MDS जो है पाकिस्तान में oral medicine में नहीं है. So I think this should be a topic for another day. MDS oral medicine में पाकिस्तान में नहीं है. मेरा MSc is from University College London. Next question जी, how much use of corticosteroid can we do? देखिए, as long as you're a specialist, you know what dose to use. What medicines do you give to patients in Pakistan? जी, by brand name, there's no specific brand name, but yes, I prefer वो वाले जो already अपना नाम बना चुके हों. So yes, मेरी personal choice यही होती है. Yes, corticosteroids. That is why बाकी मुल्कों में जो है वो हम कम prescribe करते हैं या over the counter Sir, नहीं है. So corticosteroids जी. सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर था, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ और बाकी सब व्यूअर्स ने भी काफ़ी पसंद किया. कमेंट्स आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे. तो सर थैंक यू पहले तो बहुत बहुत, आपने टाइम निकाला इतना कीमती हमारे लिए और एक इतना अच्छा लेक्चर दिया. यू वेलकम जी डॉक्टर फारूक. थैंक यू आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट किया. मेरे लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. थैंक यू जी सर. वेलकम जी. वेलकम. हाँ सर इंशाल्लाह फिर यस सर, इंशाल्लाह फिर एक और दिन आप बेशक आके किसी और टॉपिक पे लेक्चर अगर दे दें, खास तौर पे हमें मतलब ये MDS और ORE के मुतालिक सर. ठीक है, बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह. नहीं सर, थैंक यू सर बहुत बहुत. यू वेलकम जी. अल्लाह हाफिज़. जी सर. थैंक यू डॉक्टर फारूक. प्लीज अगर आप आ जाए वापस मेरे साथ. ठीक है सर, खुदा हाफिज़. थैंक यू सर.